20 साल की सयारा गांव के ही 20 वर्षीय मोहम्मद रफ़ी उर्फ आरिफ को अपना दिल दे चुकी थी। अमर बेल की तरह इन दोनों की जो मोहब्बत थी वह बढ़ रही थी। यह बात मोहम्मद रफ़ी ने फ़ोन करके अपनी प्रेमिका की अम्मी को बता दिया था और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दिलो जान से चाहने वाला सायरा को चाहने वाला मोहम्मद रफ़ी अब उसकी जानी दुश्मन बन चुका था। उसने पेचकस से गोद कर अपनी ही प्रेमिका का बदन जो होता है शरीर छलनी कर दिया। आधी रात बीत चुकी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दर्द से जिस्म के कई अंग बुरी तरीके से दुख रहे थे। 20 वर्षीय मोहम्मद रफ़ी उर्फ आरिफ किसी तरह से तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। दवा खाने के बाद थोड़ा आराम हुआ तो कई तरह के ख्याल दिमाग में घूमने लगे। सायरा ने ऐसा कदम क्यों उठाया? वह तो मेरी प्रेमिका थी। उसने तो हमेशा की तरह मुझे बड़े प्यार से फ़ोन करके बुलाया था। मैं उसके घर के करीब पहुंच भी नहीं पाया था कि 4-5 युवक ने डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि मैं बेबस होकर ज़मीन पर गिर गया। इतने में आसपास के लोग आए और मुझे उनके चंगुल से बचाया। आखिर मेरी खता क्या थी? मेरा प्यार तो एक तरफा नहीं था। वह भी मेरे से इतना ही प्यार करती थी जितना मैं प्यार करता था। वह मेरे पहलू में इस तरह चिपका रहती थी मानो जिंदगी भर ऐसे ही टूटकर मुझे चाहती रहेगी। मिलन का हर पल मोहब्बत से भरा रहता था। हर वक्त जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई थी। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या अब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है? मुझसे उसका मोह भंग हो गया है? क्या वह मेरे साथ बेवफाई कर रही है? उसे मुझसे मोहब्बत थी या मोहब्बत का नाटक करती थी? ऐसे जो ख्याल थे वह मोहम्मद रफ़ी के मन में बहुत रात तक चलते रहे और उसके मन मस्तिष्क में इन सभी ख्यालों का मेला लगा रहा। न जाने कब नींद आ गई और जब उसकी अगली सुबह आंखें खुलती हैं तो सूरज अपना साम्राज्य बिखेर चुका था। दोपहर होने वाली थी और तकरीबन 11 बज चुके थे। सुबह उठकर दिनचर्या से निपटने के बाद मोहम्मद रफ़ी फिर सोच में डूब गया। उसे अंदाज लगाया कि यह काम सायरा के गांव के ही किसी नए आशिक का है जिसे अब सायरा जी जान से चाहने लगी है। मुझे आखिर करना क्या चाहिए? बेवफाई का कुछ तो सिला सायरा को भी मिलना चाहिए। मैंने तुझसे सच्ची मोहब्बत की थी। ऐसी हालत में मैं अब जिंदा रहकर क्या करूँगा? तभी उसकी मर्दानगी ने उसे झिझोड़ा। कहा, मर्द का काम मायूस होना नहीं है। अपनी ज़िंदगी तबाह करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसके लिए तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म करनी चाहिए जो मेरी मोहब्बत को तबाह करने का जिम्मेदार है। फिर उसे ख्याल आया कि उस नए आशिक को तो अगर मौत के घाट भी उतार दूँ तो अब फिर भी वह मेरी नहीं हो पाएगी। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि सयारा को इस दुनिया से विदा किया जाए। यह आखिरी ख्याल मोहम्मद रफ़ी के दिल में घर कर गया और उसने इरादा कर लिया कि अब वह सायरा को ठिकाने लगाकर ही दम लेगा। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद क्षेत्र में स्थित थाना मैनाठोर उत्तर प्रदेश जिला के मुरादाबाद क्षेत्र में स्थित है थाना मैनाठेर। यह थाना मुरादाबाद जिले से संभल जाने वाले मार्ग पर स्थित है। इस थाने से करीब आधा किलोमीटर दूर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम मिलक मैनाठोर है। यहाँ आले हसन नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहता था। आले हसन की मौत तकरीबन 4 साल पहले हो चुकी थी। उनकी पत्नी सफीना अपने बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करती थी। इनके 6 बच्चे थे जिसमें 2 बेटे 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम रेशमा, गुलशन व गुलदिस्ता था। तीनों का विवाह हो चुका था। बड़ा बेटा बबलू जो कि केरल में हेयर कटिंग का काम किया करता था। छोटा भाई जीशान वह गांव में ही रहता था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। पत्नी का नाम नाजरीन है। वह 5वें नंबर की बेटी सायरा करीबन 20 साल की जवानी थी। वह अखाड़े में उतर चुकी थी। उसकी खूबसूरती और पर्सनालिटी के चर्चे उसके सभी रिश्तेदारी में होने लगी थी। परिवार चाहते थे कि सायरा उनके घर की बहू बने। गांव में भी सायरा की दीवानों की कमी नहीं थी। उसे जो भी एक नज़र देख लेता वह देखता ही रह जाता। उसके गाल पर एक छोटा सा तिल उसकी सुंदरता को अनूठा आकर्षण प्रदान करता था। मुरादाबाद जिले के मैनाठोर थाना क्षेत्र के गांव मिलक मैनाठोर के रहने वाले आले हसन की 20 साल की बेटी सायरा 31 मई 2025 की शाम को बकरियां चराने के लिए वह खेतों की तरफ गई थी। शाम से रात होने का वक्त था लेकिन सायरा घर नहीं लौटी थी। तो घर वालों की जो चिंता थी वह चिंता
बढ़ने लगी। जायज़ है कि किसी भी घर की जो लड़की है वह जब शाम को घर नहीं लौटेगी तो चिंता बढ़ना तो जायज़ है। माँ तो माँ होती है। पड़ोस की एक उसकी चाची भी उसके पीछे पीछे घास काटने गई थी। वह वापस आ गई। सायरा की अम्मी सफीना की चाची के घर जाकर पता किया कि उन्होंने बताया कि मैं तो उसे उस तरफ की भिंडी के खेत में चली गई थी। सायरा आगे निकल गई थी। उसके बाद मुझे पता नहीं कि वह कहाँ गई। और इसके बाद जो सफीना थी वह फिर जंगल की तरफ गई। खेतों के पास मेड़ पर जाकर आवाज़ देती रही, सायरा सायरा सायरा। सायरा जिंदा होती तब तो बोलती। फैमिली वाले खुद ही सायरा को ढूंढते रहे। काफ़ी रात बीतने के बाद पुलिस को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी। बेइज्जती के डर से उन्होंने पुलिस को भी कुछ नहीं बताया और खुद ही पूरे परिवार के लोग मिलकर सायरा को खोजने लगे। अपने रिश्तेदारों और गांव के लोगों को भी इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। उनका मानना था कि इससे पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी, फिर लड़की की शादी में दिक्कत आएगी। रात भर खोजने के बाद भी सायरा का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद भी फैमिली वालों ने सुबह तक भी इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं दी। 1 जून 2025 सुबह फिर सफीना बेटी जंगल को ढूंढने में गई। फिर सफीना बेटी को ढूंढने जंगल में गई। तकरीबन 11 बजे सफीना उसे घर के आसपास से खोजती हुई दूरों तक खेतों में तलाश कर रही थी। खोजते खोजते वह नरोदा रोड पर स्थित मंदिर के पास जब्बार के मक्का खेत में पहुंची। इसके बाद खेत में उसने अपनी बेटी सायरा की खून से लथपथ लाश पड़ी दिखाई दी। कपड़े पूरी तरह से खून से भीगे हुए थे, जिसे देखकर सफीना के होश उड़ गए। वह चीखते हुए गांव की तरफ भागी। सफीना की चीख सुनकर गांव में हड़कंप सा मच गया। गांव के लोगों ने उसे पूछा तो सफीना ने बताया कि उसकी बेटी का लाश जब्बार के मक्के के खेत में पड़ी हुई है। बुरी तरीके से उसे किसी धारदार हथियार से गोदा गया है। मतलब कई जगहों पर घाव के निशान थे। सायरा के फैमिली वाले घटनास्थल पर पहुंच गए। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। माँ तो कई बार रोती, बेहोश हो जाती, फिर उठती, फिर रोती। गांव के लोग इस परिवार का रोना बिलखना देखा नहीं जा रहा था। देखते ही देखते जंगल की आग की तरह सायरा की लाश मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। और इसके बाद जो घटनास्थल पर पूरे गांव का जो मजमा था वो मजमा जम गया। उसी दौरान किसी ने इस बात की सूचना थाना मैनाठोर के पुलिस को दे दी। जवान लड़की की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस महके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस की टीम और तमाम बड़े अफसर इस मामले की जांच के लिए घटना स्थल पर पहुंच गए। सूचना मिलने के तत्काल एसपी सतपाल अंतिल और एसपी देहांत कुंवर आकाश सिंह भी उस घटना स्थल पर पहुंचे। और इसके बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से भीड़ को थोड़ा दूर किया। फिर भी दूर खड़े होकर भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष पुलिस की कार्रवाई का नज़ारा करते रहे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की फोटोग्राफी के साथ साक्ष्य एकत्र किए, फुटेज की तैयारियां की। लाशें देखकर पुलिस कर्मियों की भी रूह कांप गई। युवती के चेहरे एवं उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी चोटें थीं। इसमें 30 से ज़्यादा वार सायरा पर किए गए थे। और इसके बाद मौके की कार्यवाही पूरी करके पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला मुख्यालय भेज दिया। तो दोस्तों यह जो सनसनीखेज मामला या घटना था, अभी तक इसकी कार्यवाही हो रही है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रफ़ी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार के शक के बाद पुलिस ने 3 टीमें और गठित की, एसओजी गठित कर दी और ताकि यह जांच को और आगे बढ़ाया जा सके। क्या इस वारदात में और भी लोग शामिल थे? इसी बीच परिवार ने रफ़ी के बड़े भाई पर भी रफ़ी के बड़े भाई पर धमकी और बदनाम करने का आरोप लगाया, जिस पर थाना प्रभारी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। यानी कि फिलहाल रफ़ी जेल में है। जांच तेजी से चल रही है और
यानी कि फिलहाल रफ़ी जेल में है। जांच तेजी से चल रही है और अगले अपडेट के लिए अब नज़रिए टिकी हुई है पुलिस और अदालत की कार्यवाही पर। दोस्तों, सायरा अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके साथ जो हुआ वह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। यह हमें समझाना होगा, हमें यह समझना होगा कि समय के रहते गलत लोगों और उनके गलत इरादों को पहचानना कितना ज़रूरी है। अगर आपके आसपास कोई लड़की, बच्चा या महिला परेशान है तो चुप मत रहिए, उनकी मदद के लिए आगे आइए, क्योंकि आपकी चुप्पी किसी की जान ले सकती है। इस केस में आरोपी जेल में है, जांच जारी है, लेकिन क्या न्याय सिर्फ सजा देने तक ही सीमित होना चाहिए, या हमें ऐसी घटनाओं को होने से पहले ही रोकने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? सोचिए और सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि हम ऐसी सच्ची कहानियाँ और उनकी सच्चाई आप तक पहुँचाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज़ बदलाव की शुरुआत बन सकती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।